है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में आसानी के साथ शराब और अफीम का कारोबार किया जा सकता है, आसानी भले के साथ लाइसेंसिंग ही क्यों ना आपको हो। अकलियत होना जरूरी है लाइसेंस मिलने के लिए। तो अकलियत की आड़ में लोग फिर यहाँ से खरीदेंगे नहीं। देखिए एक तरह से लागू तो हो वो चुका है। 2018 की बात कर रहा हूँ। सर, आप अथॉरिटी बना रहे हैं, इसका मतलब है आप खुद भी सामान पैदा कर रहे हैं इस कारोबार के जी इस कारोबार को वसअत देने के लिए मौके पैदा कर रहे हैं। अब बात पूरी करने दें। इस पे आपने शोर मचाया कि शराब के कारोबार पे टैक्स आयद है, जबकि ये लिखा हुआ है कि इनमें से किस किस पे टैक्स आयद करना है, किस पे नहीं करना है, वो अथॉरिटी अभी तय करेगी। समझ गई बात। एक शराब अफीम लेकर जो अल्कोहलिक जितने मटेरियल है, ठीक, उसका कारोबार है, उन पे आपने टैक्स लगाना है। तो ये शोर मचाया जाएगा कि आप शराब की कमाई से हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप टैक्स ना लगाएं, सुने अगर आप इक़्तिदार में नहीं होते, आप ये शोर आपको आप बात तो पूरी करने देना। हम जाएंगे 2018 के उस एक्ट के खिलाफ जिस एक्ट के नतीजे में शराब के कारोबार की लाइसेंसिंग की इजाजत दी गई। लेकिन कमाल है सहाफियों का ना कि उसके बाद जब एक पास होते हैं तो किसी को पता लगने ही नहीं देते। सहाफियों से क्यों इतने चिड़े हुए? उस एक्ट के तहत लाइसेंसिंग बाकायदा यहाँ इजाज़त, कारोबार की यहाँ इजाज़त गिलगित बल्तिस्तान में दी गई है और तमाम मेकेनिज़्म बनाई गई है कि बोतल कितनी उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है, किस किस जगह पर रखनी है, किन किन को अलाउ है। बाकायदा आपके पास एक्ट मौजूद है, एक्साइज एक्ट। सारा इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं? मजहबी जमात पे। अच्छा, बाकी सारे मुसलमान नहीं है? पीपल्स पार्टी वाले मुसलमान नहीं है? नून लीग वाले मुसलमान? यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। यहाँ पर एक मिनट मुझे टोकने की इजाज़त दीजिएगा। आप मुझे मुख्तसरन ये बताइएगा, क्या गिलगित बल्तिस्तान में मुस्तकबिल करीब में शराब का कारोबार हो? यादगार चौक पे एक सन्नाटे का आलम है, टैक्स लागू करने की बातें चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं SMW TV और मैं हूँ मोहम्मद अली अंजुम। गिलगित बल्तिस्तान में शराब और अफीम का कारोबार अब तकरीबन कानूनी हो चुका है और इस हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी बातें चल रही हैं। दूसरी जानिब बताया ये जा रहा है कि टैक्स का निफाज भी होने जा रहा है और गंदम सब्सिडी भी ख़त्म होने जा रही है। इन तमाम इश्यूज़ में जो इशू इस वक्त सबसे ज़्यादा मौजूद बहस बना हुआ है वो शराब और अफीम की कारोबार के हवाले से है। और चूँकि इस वक्त मजहबी जमातें भी असम्बली का हिस्सा हैं, बिलखुसूस मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन इस वक्त असम्बली में है और भारी अक्सरियत मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मेम्बरान की असम्बली में मौजूद है। इसके बावजूद भी ये बिल असम्बली से कैसे मंजूर हुआ? एक मजहबी जमात जो मजहबी कार्ड के ज़रिए ऐवान तक पहुँची और उसके बाद इस बिल की मुखालफत भी नहीं हुई और इन्होंने किसी तरह की मुज़ाहिमत भी नहीं की। इन तमाम इशूज़ पर आज मुफस्सल गुफ्तगू होगी और शरीक गुफ्तगू होंगे सूबाई वज़ीर ज़राअत जनाब मैसम काज़िम साहब। आप मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के रहनुमा भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया। ताजुब हो रहा है आपके होते हुए और दो मजहबी जमातों के होते हुए असम्बली से शराब और अफीम की फ़रोख्त का बिल बाकायदा मंजूर होता है। क्या कहेंगे? आपने ना इसे रोका, ना इस हवाले से आपने कुछ कहा। अभी तक भी तकरीबन आपकी सफ़ों में खामोशी ही है और लोग बार बार आपसे पूछ रहे हैं, बिलखुसूस आपको मेंशन कर रहे हैं कि आगा अली रिजवी का नामजद करदा रुकन असम्बली में मौजूद है। इसके बावजूद भी शराब और अफीम की जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो कानूनी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली अंजुम आपका, आपकी टीम का। कि अलमिया ये है कि कोई भी इशू हो तो हम अपनी तरफ से ख़बर बना के भेज देते हैं और दूसरे से राय लेने की नौबत ही नहीं आती और उसी पर राय कायम कर लेते हैं। पहली बात तो ये आपने कहा असम्बली में, मैं ख़ुद असम्बली में नहीं था उस दिन सेशन में, लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता। और जिस कमाल हुनरमंदी के साथ हमारे कुछ अहबाब ने, मीडिया के अहबाब ने ये बयान किया कि इसको कानूनी हैसियत दी गई है शराब के कारोबार को, कहाँ लिखा हुआ है जी? कहाँ लिखा हुआ है? क्या आपने पढ़ा है? किसी सहाफ़ी को पढ़ने की या नौबत नहीं है या समझने की नौबत नहीं है। तो क्या आप इस बात को डिनाई करते हैं? आप इस बात को डिनाई करते हैं कि शराब और अफीम की मैं इस बात को वाज़ेह तौर पर डिनाई करता हूँ कि इस एक्ट में, इस बिल में शराब के कारोबार की इजाज़त नहीं दी गई, लाइसेंस नहीं दी गई। जो फांसी की सज़ा वो मेरी, अगर इस बिल में शराब अफीम के कारोबार की इजाज़त दी गई हो। हाँ, उस वक़्त सहाफ़ी कहाँ थे? मीडिया पर्सन्स कहाँ थे? इल्ज़ाम लगाने वाले कहाँ थे जब 2018 में एक्साइज एक्ट के तहत शराब के फ़रोख्त को, लाइसेंसिंग को बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान में इजाज़त दी गई थी? एक दफ़ा मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम सहाफ़ियों से जिसने पहले ब्रेक की, उससे भी, कि
या तो आपने वो एक्ट पढ़ा ही नहीं है या आपको मालूम ही नहीं है कि हुआ क्या है। माशाल्लाह से पाकिस्तान में आपको अच्छी तरह मालूम है कि 1973 में पहली दफ़ा आईन पाकिस्तान में अमेंडमेंट करके आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 37 के तहत 36 वो एक और इशू पे है, उसका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा, फांसी के अड्डे वड्डे वगैरह के हवाले से। 37 जो है 37 की एच जी जो पहले मैंने जिक्र किया वो है एच में जाके आप देखें उस सेक्शन पे, वहाँ पे बाकायदा लाइसेंस के बाद शराब के कारोबार को आईने पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में अलाउ किया पूरे मुल्क में। आईने पाकिस्तान के हिसाब देख सकते हैं। हाँ, लाइसेंस किसके नाम पे देना है उसके लिए कंडीशन लगाई गई है कि अक़लियत के नाम पे लाइसेंसिंग होगी वो लाइसेंस। अब खूबसूरत बातें को मैं आपको बताता चलूँ कि 2019 में रमेश कुमार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अक़लियतों का नुमाइंदा था, उसने पाकिस्तान नेशनल असम्बली में आईन पाकिस्तान के इस एक्ट के ख़िलाफ़ करारदाद रखी, ये कहकर कि बदनाम हमारे मज़हब को किया जाता है क्योंकि ईसाइयत में भी हराम है। और वो रूथ जो क्या नाम है खातून का जो भी रुकन असम्बली थी, उसने भी साथ दे दिया। और यही राना सनाउल्लाह मुझे टोकने की इजाज़त दीजिएगा। रमेश कुमार साहब ने असम्बली में बिल पेश किया इस कानून के खिलाफ। ये सब जो कि आप असम्बली में मौजूद हैं और आपके बकौल सहाफ़ियों ने इस खबर को गलत इंटरप्रेट किया है और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है, तो 2018 में अगर ये बिल मंजूर हो चुका है तो अभी आप क्या इस बिल की मुखालिफत में कोई ला रहे हैं? अभी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में शुरू हुआ। रमेश कुमार की करारदाद को के खिलाफ मुस्तरद कर दिया गया और सनाउल्लाह ने उस पर तकरीर भी की थी, राना सनाउल्लाह ने, शायद आपको याद हो। और गिलगित बल्तिस्तान में 2018 में पहली दफ़ा एक्साइज एक्ट के तहत जो आपके पास मौजूद है, मैंने आपको शायद भेज भी दिया है, उस एक्ट के तहत लाइसेंसिंग बाकायदा यहाँ इजाज़त, कारोबार की यहाँ इजाज़त गिलगित बल्तिस्तान में दी गई है और तमाम मेकनिज़म बनाई गई है कि बोतल कितनी उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है, किस किस जगह पर रखनी है, किन किन को अलाउ है। बाकायदा आपके पास एक्ट मौजूद है, एक्साइज एक्ट, जिसमें माशाल्लाह से सब ने किसी ने शोर इससे ये तासुर मिल रहा है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में आसानी के साथ शराब और अफीम का कारोबार किया जा सकता है। भले लाइसेंसिंग ही क्यों ना हो, आपको अक़लियत होना जरूरी है लाइसेंस मिलने के लिए। तो अक़लियत की आड़ में लोग फिर यहाँ से खरीदेंगे नहीं, एक तरह से लागू तो हो चुका है। 2018 की बात कर रहा हूँ, ये हो गया। अब आया 2022 का जो अभी रेवेन्यू अथॉरिटी है, रेवेन्यू अथॉरिटी में जितने कानूनी एक्टिविटीज़ यहाँ चल रही है, क्योंकि आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उसमें जितने कारोबार यहाँ चल रहे हैं, मसलन आपके जितने यहाँ पर मोटर पे चालान होते हैं, जो आपके ड्यूटीज़ आयद होती हैं, जो चार्जेस आप मुख्तलिफ इंतकालात पे चार्जेस लेते हैं, उन सब को रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी बनाई है, उसमें इस अल्कोहलिक लिक्वर का नाम लिस्ट शामिल हुआ है। और उसमें यह नहीं लिखा है कि शराब पे टैक्स आयद किसने किया, शामिल सुनिए, खूबसूरत कहानी है, खूबसूरत। इस पे मज़ेदार बात यह है, इस पे आपने शोर मचाया कि शराब के कारोबार पे टैक्स आयद है, जबकि ये लिखा हुआ है कि इनमें से किस किस पे टैक्स आयद करना है, किस पे नहीं करना है, वो अथॉरिटी अभी तय करेगी। अभी की ही नहीं है। किधर लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है? पढ़ा ही नहीं है भाई। अथॉरिटी आप बना रहे हैं, अथॉरिटी बना रहे हैं। अब अथॉरिटी बना के सर आप अथॉरिटी बना रहे हैं, इसका मतलब है आप खुद भी सामान पैदा कर रहे हैं इस कारोबार के कारोबार को साथ देने के लिए, वो आगे पैदा कर रहे हैं। अब बात पूरी करने दें कि अथॉरिटी बन रही है। अब इस अथॉरिटी ने देखना है कि किन किन पे टैक्स और ड्यूटीज और आयद करनी है, ये अथॉरिटी ने देखनी है। उसमें से एक शराब का कारोबार है, मैं उसके खिलाफ जा रहा हूँ, 2018 के खिलाफ। 2018 में अगर माजरत चाहूँ, 2018 में अगर ये एक्ट मंजूर हुआ है जी, तो उस वक्त भी आपकी मुखालिफत की थी। एक बंदे की मुखालिफत से कुछ नहीं हो, तो मुखालिफत की थी हाजी रिजवान ने। आप उठा के चेक करें, आपके 2 बंदे थे, समझ गई बात। एक शराब अफ्यूम लेकर जो अल्कोहलिक जितने मटेरियल है, ठीक, उसका कारोबार है, उन पे आपने टैक्स लगाना है। तो ये शोर मचाया जाएगा कि आप शराब की कमाई से हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप टैक्स ना लगाएं, सुने, अगर आप इक़्तिदार में नहीं होते, आप ये शोर आपको आप बात तो पूरी करने देना। मैं किस तरफ जा रहा हूं वो मैं एंड पे बता दूंगा। अगर आप टैक्स लगाएं तो कहेंगे शराब के पैसे से गवर्नमेंट चला रहे। अगर आप टैक्स ना लगाएं तो आप, यही सहाफ़ी उठ के मुझे कहेंगे कि आपने उस शराब के कारोबार को तो खुली छूट दी है, उनको तो आपने मदद की है कि जिस तरह कारोबार करना है। लिहाजा
इसका हल, जैसा कि मैंने वजाहती बयान में किया था, इसका हल ये है कि जो हफीज़ुर रहमान मौलाना साहब के दौर में एक पास हुआ है शराब की लाइसेंसिंग को, मैं उसके खिलाफ जा रहा हूँ, 2018 एक्ट के खिलाफ। 2018 में अगर माजरत चाहूँ 2018 में अगर ये एक्ट मंजूर हुआ है जी, तो उस वक्त भी आपकी उस वक्त नुमाइंदगी असेंबली में मुखालिफत की थी। एक बंदे की मुखालिफत से कुछ नहीं हो, तो मुखालिफत की थी हाजी रिजवान ने। आप उठा के चेक करें, आपके 2 बंदे थे? मेरे तो हमारे एक ही बंदे थे जो हमारे साथ थे, जो हमारे हमसे अलग हो गए थे, उसके बारे में आपका टिकट लेकर आया था, वो आपका टिकट लेकर आया था, वो हमारा टिकट लेके आया था। लेकिन आपको पता है फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, इख्तलाफात आ गए, तो हाजी रिजवान ने उसकी मुखालिफत की थी, लेकिन उसकी मुखालिफत को मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि अक्सरियत से फैसला होता है असेंबली में। हम जाएंगे 2018 एक्ट के खिलाफ ताकि ये लाइसेंसिंग की इजाज़त ही ना हो, न बजबान से न रहे बात। लिहाजा हम पे जो अभी लगाया गया ये 100% इल्ज़ाम है। ये जो आपके साथी ने कहा है कि शराब के कारोबार पर टैक्स लगाए, ये मुझे दिखाएं, चैलेंज करता हूं, मुझे दिखाएं जिसमें यह लिखा हुआ हो कि कारोबार पे टैक्स आयद किया जाएगा। किधर लिखा हुआ है? इतनी अंग्रेजी खराब नहीं है मेरे साथियों की, अच्छी है, लेकिन एक वहां पे खबरियत के चक्कर में ना, या नरगिसियत के चक्कर में ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि ये मजहबी जमातों ने सब कुछ किया। ये शेड्यूल बैंक के नाम पे क्या तमाम बैंकों में सूद का कारोबार नहीं है? हम जाएंगे 2018 के उस एक्ट के खिलाफ जिस एक्ट के नतीजे में शराब के कारोबार की लाइसेंसिंग की इजाज़त दी गई। किधर है वो साफ़ी? सही सर, आज सिर्फ आप वजाहतें दे रहे हैं। वो एक शेर भी है कि मुझ पर इल्ज़ाम सही तो ना हो बदनाम कहीं, अपने होठों को इसी गम में सिए जाएंगे। आप हर मामले में दिफा करते हैं और इस शराब और अफीम के मामले में भी सबसे ज़्यादा वजाहतें आप दे रहे हैं। अगर ऐसा कोई बिल मंजूर नहीं हुआ या इस हवाले से कोई काम नहीं हो रहा जिस तरह भी आपने कहा, तो आप इतनी वजाहतें क्यों दे रहे हैं? वजाहतें में देखें, मुझ पे झूठ का इल्ज़ाम आप लगाए ना तो मुझे अफसोस नहीं होता, क्योंकि सियासत में आप आगे बढ़ें तो इल्ज़ाम लगाने वाले 5000 होंगे। मुझे अफसोस उस वक़्त होता है, वजाहत इसलिए देनी पड़ती है, झूठ आप बोलें और मुझे कहें आप झूठे हैं। हाँ, मैंने झूठ न भी बोला हो और आपने भी ना बोला और मुझे झूठ पर इल्ज़ाम लगा, कोई नहीं मसला। वो जो हकीकत है ही नहीं है जिस पे खालिद खुर्शीद साहब ने, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये झूठ है, हमने कोई इजाज़त नहीं दी। किधर है वो साफ़ी? सही, आप मुझे मुख्तसरन ये बताइएगा क्या गिलगित बल्तिस्तान में मुस्तकबिल करीब में शराब का कारोबार हो? मैं इसके खिलाफ करारदाद पेश करूँगा, हम इसके खिलाफ स्टैंड करेंगे, क्योंकि वो एक्ट खिलाफ शरअ है। उन आर्टिकल आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 37 में भी जो लाइसेंसिंग की इजाज़त दी गई है, तमाम सूबों में जो इजाज़त है, वो खिलाफ कुरान है, खिलाफ सुन्नत है। मैं इसको ऑन करता हूँ। अगर बिल और यहाँ पे भी एक्सटेंशन, अगर बिल मुस्तरद होता है, मैं चाहूँगा अगर बिल मुस्तरद होता है तो आप फिर सड़कों पर आएंगे? नहीं, देखें क्या कानूनी जब तरीका मेरे पास मौजूद हो तो क्या फ़ौरन से आप अगले हदफ की तरफ, अगला क्या करना है वो उस वक़्त तय किया जाएगा। इस मामले को लेकर आपके तमाम सूबों में एक्सटेंडेड है ये चीज़ें, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। और 2 चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ख़राब है, तस्लीम कर, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। एक ये शराब की लाइसेंसिंग और दूसरा सूद। ये शेड्यूल बैंक के नाम पे क्या तमाम बैंकों में सूद का कारोबार नहीं है? उसको रोकने की ज़रूरत है। हम मुखालिफ है, लेकिन क्या मैं रोक सकता हूँ कि नहीं, ये अलग मौजू है। क्या मैं उसको जायज़ समझ रहा हूँ, अलग मौजू है। गलत है इस वक्त शेड्यूल बैंक के नाम, शेड्यूल बैंक्स में जो इंटरेस्ट, एक तो है PLS अकाउंट और दीगर जो शराकतदारी है, मुजारिबा है, वो जायज़ तरीके होने के बावजूद भी आप फिक्स्ड पे सीधे सीधे सूद उठाते हैं बैंकों में। अगर यही एक बंदा अगर सूद उठाए तो वो मुजरिम है, उसको आप ले जाके लॉकअप में बंद कर देते हैं, क्यों? जुर्म है। लेकिन शेड्यूल बैंक यही करते हैं तो आपके पास क्या है? क्योंकि वो कानून साजी की हुई और ये गलत है। एक सवाल, और शरीयत, आपकी शरीयत कोर्ट ने भी इसके खिलाफ भी करारदाद कई मरतबा पेश की हुई है, आपको पता है, शराब के हवाले से भी और सूद के हवाले से भी। लेकिन नकार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनेगा? सही, 2018 में हफीज़ुर रहमान साहब की गवर्नमेंट थी और असम्बली से यह बिल मंजूर हुआ। आपने बारहा इस जुमले को दोहराया। जी बिल्कुल, मैं इसे दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ कि 2018 का वो पीक टाइम था मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन, जब तमाम इश्यूज़ को लेकर सड़कों पर थी, लेकिन किसी जलसे में हमने इसकी बाज़गिश नहीं सुनी, किसी जलसे में इस हवाले से बात नहीं हुई। अब कैसे याद आया? कमाल ये है कि मीडिया में भी ये उठा था। आपको शायद अच्छी तरह याद हो, हुसैनी चौक के जलसे में आगा ने खिताब में भी कहा था कि ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन कमाल है साफियों का ना कि उसके बाद जब एक पास होते हैं तो किसी को पता लगने ही नहीं देते। साफियों से क्यों इतने चिड़े हुए? जुड़ा हुआ नहीं हूँ, साफी मेरे दोस्त भी हैं। इस एक्ट के हवाले से जिस तरह खेला गया, मैं उस मखसूस माइंडसेट को बयान कर रहा हूँ कि सारा इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं? मजहबी जमात पे। अच्छा,
बाकी सारे मुसलमान नहीं हैं, पीपल्स पार्टी वाले मुसलमान नहीं हैं, नून लीग वाले मुसलमान यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि बाकी जमातों के साथ आपका जो रद्दअमल है इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ तो आप कोलिशन में बैठे हुए, बाकी जमातों के साथ इतना शदीद इख्तलाफ क्यों? यानी कि बात गालम गलोच तक भी आती है, शदीद तरह की तकरीरें भी होती हैं, बाकी जमातों के साथ आपकी कोई ख़ास दुश्मनी है? मेरी किसी भी जमात के साथ दुश्मनी आपकी नहीं जमात है। की? मेरी जमात की दुश्मनी किसी के साथ नहीं, इख्तलाफ सबके साथ। हमारी इंटरेस्ट, हमारी दोस्ती, हमारी दुश्मनी, हमारा इख्तलाफ और हमारी दोस्ती यारी पाकिस्तान के साथ और इस वतन के साथ और इस अवाम के साथ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम ठीक हैं तो वो प्रिंसिपल, हमारे कुछ उसूल है जो उनके साथ हमने तय किए हुए, आपको मालूम है, उनकी बुनियाद पर अगर तहरीक इंसाफ उन उसूलों से जिसमें मेरिट है, इंसाफ की बालादस्ती है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के उसूल है, दाखिली पॉलिसी के उसूल है, वो सारी चीज़ें आपके सामने वाजी हैं, हमारे इश्तराक अमल के जो नुकात है उन नुकात से फिर जाएँ तो हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं रहेंगे। हम उन उसूलों की वजह से हमारी कोलिशन है, एडजस्टमेंट है और हम साथ चलेंगे। और जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई खामी कोताही कमज़ोरी नज़र आएगी वहाँ ऐसा नहीं कि हम चुप करके बैठे, वहाँ गलतियों की हम निशानदेही भी करेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं ज़रा माजी की तरफ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो माजी है वो स्टेट जो पावर है आपके पास बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बल्तिस्तान की अगर हम बात करें, आप हर इशू को लेकर सड़क पर रहे और बिलखुसूस टैक्स इशू पर आगा अली रिजवी की जो खदमात हैं उससे हम सब वाकिफ़ हैं। आपने टैक्स के हवाले से खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है। बिल्कुल और इस वक्त बिल्कुल खामोशी है। यादगार चौक पे एक सन्नाटे का आलम है, टैक्स लागू करने की बातें चल रही हैं और अवामी सतह पर सिविल सोसाइटी है इस खदशात का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन आप खुद जिस इशू को लेकर इक़्तिदार में आए थे, लोगों का ऐसा कहना है जिस इशू के बेस पर आपने पब्लिक को मोबिलाइज किया, आज दोबारा से टैक्स लागू होने जा रहा है और आपने चुप कर रोज़ा रखा हुआ है। अच्छा, ये जो बाहर से जितने बैंक यहाँ पे चला रहे हैं वो हमारे चाचे मामे लगते हैं। 20 लाख जो टूरिस्ट यहाँ आके इस इन्वायरमेंट को ख़राब करके चले जाते हैं, आपकी सड़क, आपकी बिजली, आपका पानी, आपके तमाम रिसोर्सेज यूटिलाइज करके 1 रुपये डायरेक्ट आवाम को दिए बगैर चले जाते हैं, वो हमारे चाचा मामे लगते हैं। यहाँ पे जो होटल चेन है वो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज कितना मसला हो रहा है इस वक्त, यहाँ पे सर्व कर रहे हैं इतने होटल्स हैं, 5 स्टार होटल, 6 स्टार होटल्स जो दीगर एरियाज़ में पूरे पाकिस्तान भर में टैक्स दे देते हैं, वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं। आगे सुनिए, ये जो आपके पोर्ट पे जितनी इनकम है उसमें से गिलगित बल्तिस्तान को 1 रुपये नहीं है। क्यों नहीं है? ये एयर ट्रैफिकिंग पे आपका जो रूट यूज़ होता है उससे आपको पैसे नहीं मिलने चाहिए। बाहर से मैं आप सर ये कल की बात है, एक होटल, ये बातें माजी की हुकूमतें भी करती रही हैं और आप इन्हीं इश्यूज पर मुखालफत करते रहे। लिसन, आप मेरी बात पूरी करने थे। 40 करोड़ का सिर्फ एक होटल बन रहा है, कल ही मैं देख के आया हूँ। 40 करोड़ का होटल किधर? आपके शिगर में, और 1 रुपये इस आवाम को फायदा नहीं दे रहे। किसने कहा अभी टैक्स इम्पोज किए? किसने कहा? कहाँ लिखा हुआ है? आप ये वसूल के साथ कह सकते हैं कि टैक्स निफास नहीं हो रहा, टैक्स का निफास नहीं हो रहा। इस वक्त किन किन सब्जेक्ट्स पे टैक्स ड्यूटी लगना है वो तो अभी तय नहीं हुआ है, उसकी जेल में तो बात हुई नहीं है। सर विथहोल्डिंग टैक्स कौन सा पब्लिक इशू था? ये कार्रवाइयों पर लग रहा था लेकिन आपने उसकी मुखालफत की थी। जिंदाबाद। वो टैक्स क्या यहाँ के आवाम पे खर्च होना था, ये पता है मुझे, जिसकी मैंने मुखालफत की। अब होगा। विथहोल्डिंग टैक्स यहाँ मिलना था कि वहां जाना था? वफाक जाना था। जिंदाबाद। बाकी जो टैक्सेस यहाँ पे मिलना था आवाम को, वहां मिलना था, वहां जाना था। यहाँ जब तक गिलगित बल्तिस्तान को आईनी इदारों में नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, जब तक गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड में हिस्सा नहीं मिलेगा, जब तक मुश्तरका मफादाती कौंसिल में गिलगित बल्तिस्तान का शेयर नहीं होगा, नुमाइंदगी नहीं होगी, गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत नहीं मिलेगी, तब तक वफाक के किसी भी टैक्स को इम्पोज करने नहीं देंगे। और यहाँ पे हम जो ड्यूटीज़ जितने टैक्सेस इम्पोज करेंगे वो आम आवाम पर नहीं करेंगे, वो उन इन्वेस्टर्स पर करेंगे, वो उन लोगों पर आयद करेंगे। और बाकी हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेशन के जितने मौके, ट्राफिक हंटिंग के जो पैसे हैं, करते नहीं करते खुद हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सालाना कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करती है। ये मोटर चालान पे और दीगर चीज़ों पे जो इनकम जनरेट होती है, जो लैंड की ट्रांसफ़र पे और दीगर चीज़ों पे क्या कहते हैं उसके इंतकालात पे और दीगर उस पे कारोबार पे कुछ हिस्सा लेते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे, क्या उन तमाम रेवेन्यूज़ को एक जगह पे जमा करके रेगुलेट करके उसमें इजाफा करने में आवाम का क्या नुकसान है? वो लगना तो आवाम पे है। यानी हम ट्विस्ट करके पेश कर रहे होते हैं।
किसी भी, मैं गवर्नमेंट के अंदर हूँ, किसी भी ऐसे टैक्स को हम सेकंड नहीं करेंगे, ना लगने देंगे जो आम गरीब आवाम पे लगता हो। ठीक, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। टारगेटेड सब्सिडी जी, एक ऐसा मौजूद जिस तरह हाल ही दिन वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने अस्करदू का रुख किया, अस्करदू का दौरा किया। इन्होंने अपने दौरे के मौके पर टारगेटेड सब्सिडी के बहुत सारे अवसाफ गिनवाए और यही फार्मूला हफीज़ साहब इस पर चीखते रहे कि हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस वक्त आपने सब्सिडी के खात्मे का मौक़िफ़ अपनाया और आप आवाम को मोबिलाइज करके सड़कों पर ले आए। इस वक्त फिर इसी तरह का मामला है और आप एक तरह से सब्सिडी ख़त्म करने के लिए ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। सो ट्रू। आपको ये भी याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में भी, बाद में नून लीग के दौर में भी फेडरल के साथ जाके साइन करके आए थे, आपको पता है, दोनों वज़ीर आला ने। नहीं, मुझे नहीं पता, आप ज़रा वजाहत कीजिए इसकी। तो उसके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आपके वज़ीर आला ने इस हवाले से कोई मुलाकात नहीं की? हमारे वज़ीर आला ने क्या किया, पहले 6 अरब की सब्सिडी थी, तो हमारी हुकूमत में फेडरल गवर्नमेंट ने 6 को 8 कर दिया, फिर कीमतों में इजाफा हो गया, तो रिकरेंट बजट से 1 अरब का इजाफा करके पिछले साल 9 अरब की सब्सिडी दी। बात समझ आ रही है आपको? जी, ठीक। अब आए, इस टाइम पे हमने यह तय नहीं किया है कि कीमतें बढ़ानी है, नहीं यह तय किया है कि टारगेटेड सब्सिडी पे जाना है। फार्मूला अभी तक नहीं आया। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके ये जो 8 अरब की सब्सिडी है वो कायम है। वो फेडरल गवर्नमेंट ने कट लगाई थी, आपको पता है, 4 अरब तक लेके आया था। फिर हमारी हुकूमत गई, जाने के बाद उनसे रिक्वेस्ट की फेडरल गवर्नमेंट से कि आप इसको ना छेड़ें, आप मुमकिन है तो बढ़ा लें, नहीं तो आप कम तो ना करें। तो आप 8 अरब से जितनी गंदम मिलती है, क्या उसी गंदम पे अवाम अगर ये कहते बस ठीक है, हमें 1 बोरी आती है, आधी बोरी आती है, 1 किलो आती है, 5 किलो गंदम आती है, तो हम इसी पे इक्तिफा कर लेते हैं, तो ठीक है, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये है कि नहीं, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं भी वही सब्सिडी की गंदम खाता हूँ, आप भी वही सब्सिडी की गंदम खाते हैं, और आम मजदूर जो बेचारा 10,000 रुपए की अर्निंग होती है, वो भी वही सब्सिडी की गंदम खाते हैं। सर, ये तो हफीज साहब ने भी यही फार्मूला बनाया था। मैं अर्ज करने का मतलब यही था कि हफीज साहब भी यही बात कर रहे हैं। हम तमाम फार्मूले इसको ला रहे हैं। एक ये टारगेटेड सब्सिडी का फार्मूला है, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला हम ये भी देख रहे हैं कि हम लोकल मार्केट में हम या बीज दें या उनको इंसेंटिव्स दे के यहाँ से उठाने की कोशिश करें। मसलन हम फार्मर्स को गंदम दे दें, फार्मर्स को हम पैसे दे दें और उनसे गंदम उठा के क्या वो मकदार पूरी हो सकती है कि नहीं, वो देख लें, ताकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन बच जाए। और चौथा हमारे पास ये फार्मूला है कि सोशल रजिस्ट्री के तहत हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ले आएँ एक अम्ब्रेला के तहत, और हमारा सिस्टम डिजिटलाइज हो और सब्सिडी का जो पैसा है वो सीधा आवाम के अकाउंट में चला जाए, ताकि प्रिविलेजेस कम से कम हो। ये 4-5 फार्मूले हैं। इस फार्मूले पे अभी बैठ के सोचना है। अगर अवाम ये कहती है मेरे खत्ते के अवाम कि हमें यही 8 अरब रुपए की जितनी गंदम आती आ जाएं, आप जाने हम जाने, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो 1 रुपये गंदम की कीमत नहीं बढ़ेगी। नहीं, ऑफिसरान पे भी वही सब्सिडी और आम को लोगों को भी सब्सिडी, इस पे थोड़ी सी अगर बन सकती है तो फिर हम वो फार्मूला अपनाएंगे। तीसरा, नहीं, हमें चाहिए पैसे, क्योंकि आप शोर मचाते हैं कि अच्छी गंदम मिले। अच्छी गंदम हम जिस बंदे से गंदम, पास्को से हम गंदम ले आते हैं, तो क्या आप और हम में इतनी वो है कि हम पास्को को छोड़कर किसी और कंपनी फार्मर से उठा के लेके आएँ? क्योंकि अरबों के मकरूज़ है, आपको मालूम होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट पास्को के मकरूज़ हैं, लिहाजा हम पास्को को छोड़ के भी नहीं जा सकते। अब उनकी मर्जी है, वहाँ जाके हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, भाई हम यूक्रेन की गंदम नहीं देनी है, पंजाब की देनी है, सिंध की देनी। अभी इस वक्त सबसे बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान में है, अल्लाह हम पर रहम करें, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू आया हुआ है, क्योंकि आधा पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमने हर सूरत में हमने कीमत नहीं बढ़ने देनी है या हर सूरत में कीमत बढ़ने देनी, नहीं। अभी 3-4 फार्मूलाज पे काम चल रहे हैं। इसमें जो अवाम के लिए सबसे बेहतर फार्मूला होगा उसी पे काम करें। 1 रुपये का कीमत में इजाफा नहीं। अब अगर आवाम कहती है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, एक्शन कमेटीज़ हैं, जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, मजहब, उन सब को लेके हमने एक ऐसे फैसले की तरफ जाना है जो देरपा हो, सस्टेनेबल हो। और हमारा जो बेसिक जो नारा था मसलन गंदम सब्सिडी के ख़ात्मे के हवाले से, ख़ात्मा नहीं हुआ है आज भी। अगर फेडरल गवर्नमेंट ख़ात्मा, मैंने वाज़े तौर पर सीएम साहब को मैंने कहा था, जब 8 अरब की सब्सिडी कोई नई जब गवर्नमेंट आई थी, उस गवर्नमेंट ने 4 अरब कर दी थी, तो मैंने कहा था आप बैठे ना बैठे, मैं तो जाके डी चौक पे बैठना है,
यानी अगर वो काटें, अब इस वक्त हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी और नून लीग से भी गुजारिश करते हैं कि फेडरल में उनकी गवर्नमेंट है, आपको पता है इस वक्त जिस तरह कीमतें बढ़ी हुई हैं, अगर सब्सिडी को इस वक्त 8 अरब है 16 अरब तक लेके जाएं तो शॉर्टेज ख़त्म हो सकती है, क्योंकि कीमत जो है वो 3 गुना बढ़ चुकी हुई है। तो मुझे फ़िलहाल अंदाज़ा ऐसा है कि फेडरल गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि सब्सिडी कीमत में 2 या 3 अरब या 1 अरब भी दे दें। अगर दें तो फिर हम सैल्यूट करेंगे, हम असम्बली के फ्लोर पे और यादगार चौक पे उनका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, और आवाम को भी मेरा यही है कि हम ऐसा फार्मूला लेके आएंगे जिससे आम आवाम मुतासर ना हो। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सूबाई वज़ीर ज़राअत नैसम काज़िम साहब आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे, और एक डिबेट सोशल मीडिया पर जारी है शराब और अफयूम के कारोबार के हवाले से। इनका ये कहना है कि ये 2018 में ये कानून मंजूर हुआ है, और ये असम्बली में इस कानून के ख़िलाफ़ जल्द जो है अपना मसवदा पेश करेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और डायरेक्टर न्यूज़ ज़ीशान मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।